विद्यार्थियों, हम एक बार फिर से आपके साथ उपस्थित हैं आपके अपने चैनल टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर जैसे आप देख रहे हैं कक्षा 6वीं से 10वीं विज्ञान विषय से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण सामग्री, प्रश्नों के उत्तर, नोट्स, हस्तलिखित नोट्स, वन लाइनर और भी कई प्रकार की सामग्री आप देखेंगे जो आपको परीक्षा में उत्तीर्ण होने हेतु काफ़ी मदद करेगी। अब हम देखेंगे यहाँ पर कक्षा 10वीं का जो अध्याय 3 है, धातु एवं अधातु, इससे संबंधित कुछ नोट्स देखेंगे। प्रारंभ करते हैं। तत्वों को उनके गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया जाता है। तत्वों को धातु और अधातु में उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। धातुओं के कुछ उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे आयरन धातु है, एल्यूमिनियम, चांदी और कॉपर, यह धातुएं हैं। और अधातु के कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन, यह अधातु की श्रेणी में आते हैं। भौतिक गुणधर्म हम देखें, धातु और अधातु, भौतिक गुणधर्म के साथ इनमें आप अंतर भी देख सकते हैं। धातु और धातु में अंतर क्या होते हैं, जैसे धात्विक चमक के आधार पर धातु की सतह चमकदार होती है, जबकि अधातुएं चमकीली नहीं होती। आयोडीन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, यह एक अपवाद है। कठोरता के आधार पर धातुएं सामान्य कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अधातु ये अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। रूप के आधार पर धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, केवल मरकरी या पारा को छोड़कर, जो द्रव रूप में पाया जाता है। जो यहाँ पर मरकरी धातु होती है, पारा धातु, यह द्रव रूप में पाई जाती है। अन्य धातुएं ठोस रूप में पाई जाती हैं। अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर, जो तरल रूप में होती है। तो यहाँ पर कुछ अपवाद भी दिए गए हैं, इन्हें भी आप ध्यानपूर्वक देखें। आघात वर्धता, कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जबकि अधातुएं आघातवर्ध नहीं होती हैं। तन्यता के आधार पर धातुओं को पतली तार के रूप में खींचा जा सकता है, अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। विद्युत व ऊष्मा के चालक के आधार पर सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। सीसा एवं मरकरी कुचालक होते हैं। सामान्यतः धातुएं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, जबकि ग्रेफाइट सुचालक होता है। घनत्व के आधार पर सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक होता है धातुओं का। सोडियम एवं पोटेशियम का घनत्व तथा गलनांक कम होता है। सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। ध्वनिकता, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनिक नहीं होती, यह सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न नहीं करती हैं। ऑक्साइड, अधिकतर धातुएं क्षार की ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, और अधातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड। अब धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, वायु के साथ अभिक्रिया, जब धातुएं वायु के साथ अभिक्रिया करती हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होते हैं। उदाहरण यहाँ पर आप देखें, जैसे कापर की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर कापर ऑक्साइड प्राप्त होता है। एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन के साथ क्रिया होने पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की क्रिया के साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती हैं। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो यहाँ प्रश्न जैसे बनता है कि सोडियम पोटेशियम को केरोसिन के तेल में डुबाकर क्यों रखते हैं, तो इसका उत्तर होगा सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक और लेड वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आयरन वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लोहे चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन होते हैं? वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं। इन समीकरणों के माध्यम से आप उदाहरण देख सकते हैं। जल के साथ अभिक्रिया, धातु की जब जल के साथ अभिक्रिया होती है तो धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होते हैं। इस चित्र के माध्यम से भी आप देख सकते हैं, धातु ठंडे जल के साथ क्रियाशील सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम होते हैं, और गर्म जल के साथ क्रियाशील मैग्नीशियम होती है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं होती, जैसे लेड, कापर, सोना और चांदी। केवल भाप के साथ अभिक्रिया करते हैं, एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक। उदाहरण भी आप देखें समीकरण के माध्यम से। धातुओं की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया दी गई है। धातु तनु अम्ल से क्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। उदाहरण भी इन समीकरण के माध्यम से आप देख सकते हैं।
धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। तो धातु जब लवणों के साथ क्रिया करते हैं तो लवण विलयन प्राप्त होता है और धातु प्राप्त होती है। अधिक अभिक्रियाशील धातुएं अपने से कम क्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित करती हैं। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। सक्रियता श्रेणी इस प्रकार से दी गई है, वह सूची जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। तो घटते क्रम में यहाँ धातुओं की अभिक्रियाशीलता दी गई है। जैसे पोटेशियम सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, उससे कम सोडियम अभिक्रियाशील है, उससे कम कैल्शियम, उससे कम मैग्नीशियम। इस प्रकार से आप देखते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील Au या सोना होता है। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया भी यहाँ पर हम देखें तो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का निर्माण किस प्रकार से होता है? यहाँ पर आप देखें अपना जो संयोजकता कोष है वह पूरा करने के लिए क्लोरीन से किस प्रकार से क्रिया होती है। आयनिक यौगिक विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बनाते हैं। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म हैं भौतिक प्रकृति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं। का गलनांक एवं क्वथनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और घुलनशीलता, आयनिक यौगिक प्राय जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अभिलेय होते हैं। विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते। धातुओं की प्राप्ति या धातु की क्या है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर परिभाषाएं देखेंगे। जैसे खनिज, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क, वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं। सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातुकर्म, सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती, इनको विद्युत अपघटन के द्वारा पृथक किया जाता है। मध्य अभिक्रियाशील जिंक, आयरन, लेड, कापर और पारा, सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन इनका होता है। सबसे कम का अभिक्रियाशील हैं सिल्वर और गोल्ड, यह स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं। अब धातुओं का निष्कर्षण, अयस्क धातु प्राप्त करना धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। जैसे चरण 1 है अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा चरण है धातुओं का निष्कर्षण, तीसरा चरण है धातुओं का परिष्करण। अयस्क, पहले अयस्क का सांदण होता है। सांदण उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, गलित धातु का विद्युत अपघटन और शुद्ध धातु प्राप्त होती है। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क, कार्बोनेट अयस्क और निम्न अभिक्रियाशील धातुएं सल्फाइड अयस्क। इस प्रकार से आगे भी आप देखें सल्फाइड अयस्क में स्नावर या वायु इसका भर्जन होता है और सीमित वायु में निस्तापन होता है। तो धातु का ऑक्साइड, धातु में अपचयन और धातु का शोधन इस प्रकार से होता है। अयस्क से धातु निष्कर्षण के प्रयुक्त चरण यहाँ पर हमने देखे। जैसे सल्फाइड अयस्क का भर्जन, धातु और पयस्करण यहाँ पर होता है। कुछ मुख्य परिभाषाएं, जैसे गैंग किसे कहते हैं? पृथ्वी से खनित अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कुछ अशुद्धियाँ पाई जाती हैं जिन्हें गैंग कहा जाता है। भर्जन किसे कहते हैं? तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। उदाहरण भी यहाँ पर दिए गए हैं तापन से संबंधित, जैसे जिंक सल्फाइड, इसकी ऑक्सीजन से क्रिया होती है तो जिंक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। निस्तापन क्या है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में बदल जाता है, इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। समीकरण के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं। अपचयन, धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है, इसे अपचयन कहते हैं। धातुओं का परिष्करण, धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण कहलाता है। यह जो चित्र है इसके माध्यम से विद्युत अपघटनी परिष्करण आप देख सकते हैं। कैथोड है, एनोड है, अम्लीय या कॉपर सल्फेट का विलयन है, टैंक, अपद्रव्य, विद्युत अपघटनी परिष्करण। अब एनोड पर इस प्रक्रिया में शुद्ध तांबा इकट्ठा होता है, कैथोड पर शुद्ध तांबा एकत्रित हो जाता है और विलयन में कॉपर सल्फेट प्राप्त होता है। कॉपर सल्फेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल सूक्ष्म मात्रा में प्राप्त हो जाता है। विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाती है। अम्लीय अशुद्धियाँ एनोड की तली पर निक्षेपित हो जाती हैं, जिसे एनोड पंख कहते हैं। अब संक्षारण किसे कहते हैं? धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संचारित हो जाती हैं। जैसे सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है और वस्तु का संक्षारण होता है। कॉपर
कॉपर अर्ध कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। लोहा, अर्ध वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। संक्षारण से सुरक्षा किस प्रकार से करें? तो लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर या सद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है लोहे को जंग से किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो यह हमने उपाय यहाँ पर देखे। यह सद लेपन क्या है? लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है जिसे यह सद लेपन प्रक्रिया कहते हैं। अब मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। इस्पात लोहा प्लस निकेल और क्रोमियम से इस्पात बनता है। पीतल को कॉपर और जिंक के साथ मिलाकर बनाया जाता है। कांसा कॉपर और टिन का मिश्रण होता है। सोल्डर लेड और टिन का मिश्रण होता है। अमलगम मरकरी या पारद व अन्य तत्वों से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हमने देख लिए धातु और अधातु अध्याय जो है उसके प्रश्नों के उत्तर। आप इस प्रकार की और भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देखना चाहते हैं अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर जो यहाँ पर पब्लिश किए गए हैं, हस्तलिखित नोट, वन लाइनर क्वेश्चंस सभी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर पब्लिश किए जाएंगे और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।